हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि किंगडम्स किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, किस तरीके से उस टाइम पीरियड की सोसाइटीज़ में डिवीजन थे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजाज हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस, ट्रू और फॉल्स, एंड द चैरिएटर स्प्रिंकल द सेक्रेड वाटर ऑन द किंग, ट्रू और फॉल्स। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज मेनली हमारा डिस्कशन रहेगा कि जनपदाज क्या थे, जनपदाज में लोग कैसे रहते थे, महाजनपद फिर उनका किस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं और उन लोगों में लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी रही, उसके बाद उनका फिर जो एक्सपेंशन रहा है महाजनपद का वो किस तरीके से हुआ, ठीक है। और इस तरीके से करते करते हम मगध के बारे में एंड विजी के बारे में, ये दो केस स्टडी के रूप में और डिटेल से उनके सोसाइटीज़ के बारे में, किस तरीके से उनके सोसाइटीज़ रही हैं, उनमें क्या क्या उनके इम्पोर्टेंस रहे हैं, उनकी क्या क्या बेनिफिट्स रही हैं, उनके लोकेशन के बारे में ये सब डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। जनपदाज, तो राजाज हु परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज एज अ बिग राजाज ऑफ जनपद रेदर देन जनाज। तो राजाज जो कि बिग सेक्रीफाइसेस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अश्वमेध यज्ञ जब वो कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो जनपद के एज अ किंग हो जाते हैं। सपोज करिए कि अब पहले छोटे 4-5 गाँव के वो किंग थे, अब वो क्या हो जाएंगे, 20 गाँव के किंग हो जाएंगे, या फिर 25 गाँव के किंग हो जाएंगे, उनके अंडर में 25 गाँव आने लगेंगे। तो इस टाइप से उनका जो है वो जनाज से, जो कम्युनिटी से बढ़ के एक जनपद में आ जाते हैं। जनपद का लिटरल मीनिंग होता है जनाज सेट इट्स फुट, जहाँ पर जन मीन्स लोग, पद मीन्स पैर, तो जहाँ लोगों का पैर पड़े, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उसी को क्या बोलते हैं, जन पद बोलते हैं। आज के टाइम में भी आप इसका कॉन्सेप्ट देखते होंगे, यूपी में भी इसका कॉन्सेप्ट है जनपद का, ठीक है। गोरखपुर जनपद, आजमगढ़ जनपद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Archaeologists have excavated number of settlements in these जनपदाज, ठीक है। सच एज पुराना किला में एक आर्कोलॉजिस्ट ने क्या एक्सकवेशन किया था, जो कि दिल्ली में है, हस्तिनापुर नियर मेरठ में उन्होंने एक्सकवेशन किया था, तरंजी की एरा में एक्सकवेशन किया। और इस एक्सकवेशन से, इस खुदाई से उन्हें ये पता चला कि वहाँ के जो जनपद के लोग रहते थे उस टाइम पीरियड में, वो लोग हट्स में रहते थे, कैटल्स रखते थे एंड अदर एनिमल भी वो पालते थे। और दे ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस बोते थे, वीट भी, बार्ली, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम, मस्टर्ड। ये जैसे कि ये तो कॉमन है थोड़ा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये मिलने थे और इधर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं, ये पेंटेड ग्रे वेयर मिला है, जो कि बहुत कॉमनली फाइंड हुआ है। मोस्ट कॉमन वेसल मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवियर, ये अक्सर बहुत जगह पे देखने को मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन टच होता है विद नाइस स्मूथ सरफेस परहैप्स यूज्ड इन ए स्पेशल ओकेजन। जैसे कि हमारे यहाँ मम्मी लोग छुपा के रखती हैं एक बढ़िया बढ़िया प्लेट, प्लास्टिक वाले अच्छे अच्छे, जो कि जब कब निकलता है, जब घर में मेहमान आते होंगे। तो लाइक वाइज उस टाइम के लिए भी ये हमारा किचन का छुपाया हुआ बढ़िया बढ़िया प्लेट है, जिसमें कौन खाता है, हमारे मेहमान लोग, और उस टाइम के मेहमान लोग इसमें खाते होंगे। इनके ऐसा साइंटिस्ट या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बिलीव करते हैं। सो लेट अस मूव। तो अब हम डिस्कस करते हैं महाजनपद के बारे में, और हम इसमें देखेंगे किस तरीके से ये चेंज हुआ है लेटर वैदिक सोसाइटी में आने के बाद। जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी उस किस तरीके से लिव करती थी, और ये महाजनपद में जो लोग थे उनका लिविंग स्टाइल कैसा रहा है। तो सन जनपदाज बिकम मोर इम्पोर्टेंट एंड अदर इज नोन एज महाजनपद। आज से 2500 साल पहले, जैसे कि आज भी है, दिल्ली जो है एक महाजनपद में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इस टाइप से जिस तरीके से कहीं किसी रीजन में बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, महाजनपद के कैटेगरी में आ जाएगा। जो जनपद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ज़्यादा डेवलप हो गया, ज़्यादा वहाँ पर नॉलेज सेंटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो महाजनपद के कैटेगरी में आएगा। महाजनपदाज हैज़ अ कैपिटल सिटी, मेनली ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। अब जैसे जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ऐसा थोड़ी ना सभी को फोर्टिफाइड के अंदर, पर एक इसका जनरली इसका एक कैपिटल सिटी होता था जो महाजनपद होता था, और वो क्या होता था, फोर्टिफाइड होता था। इसके पीछे का रीज़न था कि पीपल वर अफ्रेड टू अटैक फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीड प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती थी, क्योंकि अब डर लगता था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेंशन होते थे, एक राजा दूसरे राजा को अटैक करके उसकी जो एरिया था उसे हथिया लेते थे, ठीक है, हथिया लेते थे मतलब कैप्चर कर लेते थे। तो इस टाइप से वजह से उनको प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए था। और कुछ राजा जो कि बहुत ज़्यादा पॉस्फेरस हो गए हैं,
तो वो क्या करते थे, दिखाने के लिए कि देखो भाई मैं कितना रिच हूँ, ठीक है, उसके लिए भी क्या करते थे वो इस टाइप के बिल्डिंग्स वो कंस्ट्रक्ट कराते थे और इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटी, जिसकी वजह से क्या होता था, लोगों में एक डिटरेंस भी क्रिएट होता था। जैसे कि अब माहिष्मती का भी देख लीजिए, इतने बड़े बड़े दीवार, एनिमेशन था पता है मुझे, बट फिर भी उस टाइप से एक अपने दिमाग में अब लगा सकते हो कि बाहुबली में जो एनिमेशन था उसी टाइप्स के लोग जो हैं जनपद में भी अपने क्रिएट कराते थे कि देखो हम इतने ज़्यादा ताकतवर हैं और हमसे टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। तो एक लाइकवाइज ये डिटरेंस भी क्रिएट करता था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते थे जो राजा लोग थे वो क्या करते थे, आर्मीज को मेंटेन करने लगे थे और ये सोल्जर्स थे वो रेगुलरली सैलरी पे उन्हें दिया जाता था और ये ऑल ओवर द ईयर, ऐसा नहीं कि जब लड़ाई होगी तभी ये लोग सोल्जर को रिक्रूट करेंगे, नहीं, ऑल ओवर द ईयर ये आर्मीज को मेंटेन करते थे, उन्हें पेमेंट मिलता था, कुछ पेमेंट तो उन्हें पंचमाग कॉइन पे भी मिलता था। अब देखते हैं कुछ महाजनपद कहाँ कहाँ, देखिए मगध देख लीजिए जिसका राजगृह क्या है, कैपिटल है, अंगा देख लीजिए, ठीक है, कौसाम्बी इधर रहा, कौशल इधर रहा, पांचाल इधर है, कुरु इधर रहा, कुरु का जो कैपिटल क्या है, हस्तिनापुर है, अवंती का उज्जैन, तो उसी तरीके से गांधार इधर है, तक्षशिला उसका क्या था, कैपिटल था। और ये रहा वाजी, वाजी जो है, वाजी का कैपिटल क्या है, वैशाली। इसके बारे में हम आज एक नया केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, इसकी लाइफ सोसाइटी कैसी रही थी। और यही वाजी, इसी रीजन वैशाली रीजन से बुद्ध और महावीर दोनों भी यहीं से, इसी रीजन से आए थे। अब देखते हैं कि अब जैसे कि अब राजा लोग तो आ गए, राजा लोग को क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनवाना था, ठीक है, ह्यूज फोर्ट वो कंस्ट्रक्ट कराते थे, बिग आर्मीज को मेंटेन करने थे। अब ये तो फिर ओकेजनल गिफ्ट्स पे तो मेंटेन नहीं हो सकता, जैसे कि लेटर वैदिक प्री वैदिक काल में हम देखते थे कि वहाँ पर कोई टैक्सेशन का कोई नॉर्मल या फिर लीगल सिस्टम नहीं था कि कोई कंपल्सन है आप राजा को टैक्स ही दोगे, बट लोग पब्लिक ओकेजनली जाती थी और राजा जो उस समय पॉइंट ऑफ टाइम पे चुना गया होता था उससे क्या करते थे, अपना गिफ्ट भेंट करती थी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टैक्स हो गया था वो क्या हो गया था, एक लीगल हो गया था, इसलिए उसको रेगुलर टैक्स कलेक्ट करने लगे थे जो किंग लोग थे, ठीक है। कि टैक्स किस तरीके से होता था, किस किस से लिया जाता था, तो एक टैक्स जो है वो हमेशा एग्रीकल्चर पे लगता था जो कि 1/6 जो है प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट होता था, जिसे भाग और शेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन पे भी लगता था, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन पे कैसे टैक्स लगता था कि वो महीने में उनका कुछ दिन जो है रिजर्व रहता था, किसके लिए, वो वर्क करते थे एवरी मंथ फॉर द किंग, कुछ दिन या एक दिन वो किंग के लिए वर्क करते थे, जो भी वीवर्स और स्मिथ्स जो थे। लाइकवाइज हर्डर भी जो थे वो भी टैक्स देते थे इन फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, दूध गई घी या फिर एनिमल उनके गाय हुए, इस फॉर्म में भी क्या करते थे वो अपना टैक्स देते थे। टैक्सेस ऑन गुड्स एंड वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, अब यहाँ पर जीएसटी भी था, एक फॉर्म ऑफ जीएसटी कह लीजिए, ठीक है। कैसे कि टैक्स गुड्स पे भी टैक्स लगते थे और जहाँ पर जो बॉट एंड सोल्ड होते थे, और देख रहे हैं सर्विस पे भी टैक्स लग ही रहा है, जो क्राफ्ट पर्सन है, जो वीवर्स हैं, जो इसमें थे, वो भी एक टाइप ऑफ टैक्स दे ही रहे थे। तो लाइकवाइज हंटर एंड गैदरर ऑल्सो हैड प्रोवाइड अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजाज, तो राजाज जो लोग थे हंटर गैदरर मतलब जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, तो जंगलों में कुछ कुछ ऐसे एरिया में बहुत यूनिक फूल पाए जाते थे या यूनिक फ्रूट्स पाए जाते थे जो कि बहुत रेयर होते थे, उस फॉर्म में भी ये लोग क्या करते थे, राजा लोग को एज अ टैक्स के फॉर्म में वो देते थे। अब देखते हैं कि किस टाइप से उस पॉइंट ऑफ टाइम में चेंजेस हुआ था एग्रीकल्चर को लेकर। दो मेजर चेंजेस में बताए गए हैं एनसीईआरटी के बुक में, कि एक मेजर जो चेंज हुआ था वो हुआ था यूज ऑफ आयरन प्लाउ शेयर। तो अब ये जो हल देखिए, हल आप लोग अभी हल देखिएगा, तो जो हल होता है तो वो अब पहले क्या था, वुडन हल हमें देखने को मिला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या है, हम वुडन हल देखने को मिल रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते आते जब महाजनपद का क्रिएशन हुआ 2500 साल बाद, तो वहाँ पर ये जो पहले वुड का होता था, अब क्या हो गया, ये फ्लाउ शेयर जो है वो किसका होने लगा, आयरन का होने लगा। इसकी वजह से क्या होती थी, मिट्टी ज़्यादा टर्न ओवर की जाती थी, क्लेली सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन वुडन फ्लाउ शेयर, सो मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। इसकी वजह से क्या है, जब मिट्टी अच्छे से खोदेगी तो ग्रेन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। और दूसरा जो चेंज हुआ था वो ट्रांसप्लांटिंग पैडी, पहले क्या होता था, पैडी के ऐसे ही धान को छीट दिया जाता था, बट उसके बाद स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड ऐसे था, बट उसके बाद जब ट्रांसप्लांट करने गए थोड़ा सा ग्रो हो गया तो उसे क्या करना है, सैपलिंग्स को ग्रो किया गया, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन में एक
अच्छे से इजाफा देखने को मिला, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो ये जो दो एग्रीकल्चर के जो थिंग थे, इन दो चीज़ेस की वजह से उस टाइम पे एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस था वो हाईली इंक्रीज हो गया जो पहले था। तो इस जनरली जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग कौन थे, वो स्लेव्स थे, वुमेन्स थे, दास दासी जिसे बोलते थे, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जिसे हम काम कार्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आता है मगध के बारे में। तो मगध जो है, अभी ये केस स्टडी है मगध का और वाजी का केस स्टडी मिलेगा। तो मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। ये 200 सालों तक क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या था, महाजनपद रहा था। इसी टाइम पे अलेक्जेंडर अटैक भी किया था, उसकी भी स्टोरी इसमें है। मेनी रिवर सच एज गंगा सोन फ्लोड थ्रू द मगध। अब मगध के में क्या था, गंगा और सोन उसकी रीजन से फ्लो करती हैं। तो इसकी वजह से क्या था, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की उसकी फैसिलिटी नाव के थ्रू आसान हो गई थी। वाटर सप्लाईज भी इजीली होती थी खेतों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और मेकिंग ऑफ द लैंड, जो उसके रिवर की वजह से क्या होता था, वहाँ का जो लैंड होता था वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, फर्टाइल हो जाता था। इसके वजह से क्या, वहाँ पर अच्छे मात्रा में क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था कि मगध वर फॉरेस्टेड। मगध का जो रीजन था वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से क्या होते थे, एलिफेंट्स ज़्यादा मिलते थे। एलिफेंट के मिलने की वजह से वो क्या करते थे, एलिफेंट को कैप्चर कर लेते थे, उसे ट्रेन करते थे और आर्मी में उसे भर्ती कर लेते थे। इसकी वजह से क्या हो गया, मगध की जो आर्मी थी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई। और वुड्स जो थे, फॉरेस्ट से जो वुड्स प्रोड्यूस मिलते थे उससे घर बनाने में काम आते थे। कार्ट्स एंड चैरियट्स मतलब रथ बनाने में भी काम आते था। ठीक है, बिसाइड देयर वर आयरन ओर आर माइन इन द रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक अ स्ट्रॉन्ग टूल एंड वेपन। आयरन और माइन जो कि आप देखेंगे आज झारखंड एरिया में है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मगध रीजन में है वो आयरन और पाए जाने की वजह से वहाँ का आयरन से जो क्या होता था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल बनाए जाते थे, जो वेपन बनाते थे, जिसकी वजह से मगध की जो आर्मी थी वो क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा एलिफेंट्स, चैरियट्स और स्ट्रॉन्ग टूल्स की वजह से मगध की आर्मी क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। दो राजा मेंशन है इसमें कि बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे वो ऑल पॉसिबल मीन टू कॉन्कर ऑल अदर जनपदास। ठीक है, मगध के दो ऐसे पावरफुल राजा बने थे, एक बिंबिसार थे, बिंबिसार जो कि आपके चंद्रगुप्त के पुत्र थे, और अजातशत्रु ये हायंगा डायनेस्टी के थे और ये बुद्धा के टाइम पे भी थे। तो ये दो ऐसे जो किंग रहे थे मगध के, जो किसी भी पॉसिबल मीन्स को, चाहे साम दाम दंड भेद लगा के वो अदर जनपदास को कैप्चर करने की कोशिश करते थे। महापद्मानंद जो भी थे एक और इम्पोर्टेंट रूलर रहे थे, जो जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का वो होता है, आते हैं वो मगध में राज करने। तो उससे पहले जो महापद्मानंद थे वो कंट्रोल उनका कहाँ तक चला गया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मतलब आप समझ लीजिए पाकिस्तान रीजन को अफगानिस्तान रीजन तक उनका इन्होंने मगध का रीजन जो है अपना आधिपत्य बनाया था। राजगिरी है प्रेजेंट, आज का जो राजगिरी है वो क्या है, राजगिरा, जो कि पहले जो अभी बिहार में है, वो कैपिटल था पहले मगध का। फिर लेटर जो कैपिटल था उसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और उसके बाद मोर देन 2300 ईयर एगो रूलर नेम अलेक्जेंडर, जैसे कि हम जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सब अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते थे, वो एक मैसेडोनिया जो कि यूरोप में मिलता है, वहाँ के एक रूलर थे। ठीक है, वो चाहते थे क्या करें, दुनिया को कॉन्कर करे, बट वो कुछ इजिप्ट को और वेस्ट एशिया रीजन को ही कॉन्कर कर पाए थे। जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आए, ठीक है, तो वो आए थे ब्यास के तट तक पहुँच गए। तो उनके जो सोल्जर थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया हमको नहीं जाना है लड़ने, किससे, मगध के सेना से, क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुन रखी थी कि मगध के सेना में जो है उसके पास बहुत बड़ा वास्ट आर्मी है, बेयर फुट्स की जो फुट्स पे हैं, फुट आर्मी है, चैरियट्स हैं, रथ हैं, और सबसे जो डरावनी चीज़ है वहाँ पर एलिफेंट्स भी मिलते हैं। इसकी वजह से उसके सेना ने, सिकंदर की सेना ने मना कर दिया आगे जाने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से वो लौट गए और इसके आगे की कहानी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आते हैं वज्जी के बारे में जानने के लिए कि आखिर वज्जी में किस प्रकार की सोसाइटी थी, वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो वज्जी वॉज ए मगध बिकम अ वेरी पावरफुल किंगडम। ठीक है, वाइल मगध बिकम ए वेरी पावरफुल किंगडम, वज्जी विथ इट्स कैपिटल वैशाली बिहार वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज घना और संघ। तो वज्जी में एक अलग से डेमोक्रेसी टाइप आप समझ लीजिए, अर्लीस्ट जो डेमोक्रेसी रही है वो वज्जी में देखने को मिलती है। ग्रीक में भी थी बट इधर वज्जी में भी एक फॉर्म ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इंडिया में देखने को मिलती है। लाइक इन द घना और संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर, लाइक वाइज वही मेनी रूलर मतलब डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल। सम टाइम व्हेन
थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, ईच वर नोन एज राजा। जो सब उसको 1000 एक उस एरिया में 1000 लोग हैं जो कि एडल्ट्स हैं, वो सभी एक साथ रूल करे तो सभी को क्या बोलते थे, राजाज बोलते थे। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, और ये जो राजा थे वो रिचुअल भी क्या करते थे, टुगेदर ही परफॉर्म, साथ में ही परफॉर्म करते थे। इसके साथ साथ यहाँ की जो भी डिसीजंस होते थे, दे आल्सो मेट असेंबलीज एंड डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू द डिस्कशन एंड डिबेट। डिस्कशन और डिबेट की वजह से ये कोई भी डिसीजन लेते थे। इफ देयर वर अटैक बाय एनिमी दे मस्ट डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट दैट थ्रेट। हाउएवर वुमेन्स, दासाज और कामगार, ये 3 लोग थे, दास दासी या फिर वुमेन या फिर कामगार, ये लोग अलाउ नहीं थे इस असेंबली का पार्ट होने में। बोथ बुद्धा एंड महावीरा, इनिशियली भी हमने बताया है कि बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग्स टू दीज घना एंड संघ। नाउ Rajas of the powerful kingdom try to conquer the Sangha, but nevertheless these lasted for very long time. बहुत सारे राजा ने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया वज्जी को कॉन्कर करने में, बट ये बहुत ही लंबा तक किंगडम चला था। बट टिल अबाउट 1500 साल पहले क्या हुआ कि जो गुप्ता रूलर थे उन्होंने क्या किया, घना और संघ को कैप्चर किया और वह वैज्जी को भी अपने अंडर लेके आ गए। सो आज का डिस्कशन हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन लास्ट में था कि राजाज वर हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड एंड वर इनवाइटेड टू सेक्रीफाइस। जैसे कि हमने डिस्कस किया ही था पिछले लेक्चर में कि वही लोग राजा हैं, ये वही हैं जिन्होंने हार का सामना करना पड़ा और ये इनको बुलाया गया, तो भैया आइए और आप मूक दर्शक बनिए हमारे किसके, हॉर्स सेक्रीफाइस के, अश्वमेध यज्ञ के। तो ट्रू है। तो चैरिएटर स्प्रिंकलर द सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। चैरिएटर नहीं था, वहाँ पर प्रीस्ट थे। कौन था, प्रीस्ट था। चैरिएटर का काम क्या था, चैरिएटर का काम क्या होता था, चैरिएटर का काम यही होता था कि भैया राजा का गुणगान करना है। तो ये क्या है, ये है फॉल्स। सो हम चैप्टर 5 को कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी का। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 को। सो आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हरे कृष्णा।